बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारेब। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक हैंड डिफ़ॉर्मिटी है और इसको क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डिफ़ॉर्मिटी की वजह से जो हैंड की शेप होती है वो एक क्लॉ यानी कि एक बिल्कुल पंजे की तरह की हो जाती है। इस वीडियो में हम क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी क्या होती है, इसमें कौन सी नर्व्स और कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। सो बेसिकली क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी में होता ये है कि अगर किसी रीज़न की वजह से हमारी एल्बो एंड रिस्ट से पास होने वाली जो नर्व्स हैं, जो कि बेसिकली अल्नर और मीडियन नर्व हैं, वो अगर डैमेज हो जाती हैं तो हैंड की एक एबनॉर्मल पोजीशन हो जाती है जिसे हम क्लॉ हैंड कहते हैं। वैसे तो इस डिफ़ॉर्मिटी में मीडियन एंड अल्नर नर्व दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। सो अगर किसी रीज़न की वजह से अल्नर नर्व कंप्रेस होती है या वहाँ पर इंजरी आ जाती है तो जिन मसल्स को ये नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, हैंड के वो तमाम मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। अल्नर नर्व की इन्वॉल्वमेंट के केस में जो क्लॉ डिफ़ॉर्मिटी होती है वो लास्ट 2 फिंगर्स यानी 4th एंड 5th फिंगर्स में नज़र आती है, जिसमें मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के लेवल पर एक्सटेंशन हो जाती है और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं लाइक डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट वहाँ पर फ्लेक्शन हो जाती है, यानी जो फिंगर्स हैं वो इस तरह नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लॉ हैंड। सो इसकी 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, पार्शियल एंड कंप्लीट। पार्शियल क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी में ये होता है कि सिर्फ अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है और अल्नर नर्व के इन्वॉल्व होने की वजह से सिर्फ लास्ट 2 फिंगर्स इफेक्ट होती हैं, जबकि कंप्लीट क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी में अल्नर एंड मीडियन नर्व दोनों डैमेज होती हैं, दोनों नर्व्स की पाल्सी होती है, जिसकी वजह से 5 फिंगर्स सारी की सारी जो है वो इफेक्ट होती हैं, जिसमें अल्नर नर्व के डैमेज होने की वजह से लास्ट 2 फिंगर्स इफेक्ट होती हैं, जबकि मीडियन नर्व के डैमेज होने की वजह से फर्स्ट 3 फिंगर्स इफेक्ट होती हैं। अब हम क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी की कुछ बेसिक कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास आ जाता है ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, जिसका मतलब ये है कि बाय बर्थ ही जो बेबी बॉर्न हुआ है तो वो क्लॉ हैंड के साथ हुआ है, जिसका मतलब ये है कि बाय बर्थ ही उसके कुछ मसल्स अंडर डेवलप थे, जिसमें हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स शामिल हैं। इसके अलावा क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी रिस्ट की इंजरीज़ की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि अल्नर एंड मीडियन नर्व्स रिस्ट से भी पास करती हैं। सो अगर रिस्ट पे किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, लाइक कोई डीप कट्स लग जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है या कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो जाती है यहाँ पर बोन्स की, तो उसकी वजह से भी अल्नर एंड मीडियन नर्व्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं और उनके डैमेज होने की वजह से क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशंस जो बॉडी की नर्व्स को डैमेज कर रही हो और अगर उनमें अल्नर एंड मीडियन नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी कॉज कर सकती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल में डायबिटीज़ आ सकता है या लेप्रेसी आ सकती है। सो लेप्रेसी भी एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होती है और ये बॉडी की स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, पेरिफेरल नर्व्स एंड आइज़ को इफ़ेक्ट करती है। क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। सो कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो स्पेसिफिक जेंडर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। वैसे तो ये कंडीशंस मेल एंड फीमेल्स दोनों को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, लेकिन सर्टन मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ख़ास जेंडर का रेशो जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी बर्न्स के बाद भी हो जाती है, क्योंकि किसी भी किस्म का वो बर्न हो, चाहे केमिकल हो या थर्मल बर्न हो, उसके बाद स्किन पे जो स्कार्स बन जाते हैं, स्किन की जो टाइटनिंग हो जाती है, उसकी वजह से स्किन के नीचे मौजूद जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, वो इंजर्ड हो सकती हैं और क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है। अब हम कुछ ऐसी डेली एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि अल्नर नर्व की कंप्रेशन कॉज करते हैं। सो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं साइक्लिस्ट। सो जो साइकिलिंग करते हैं वो जब साइकिल के हैंडल को होल्ड करते हैं तो उस दौरान उनकी जो रिस्ट होती है वो बेंड होती है। सो बेंड होने की वजह से उसमें से पास होने वाली जो नर्व्स हैं उनके कंप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा डेस्क जॉब, इसमें ज़्यादातर ऑफिस वर्कर्स आ जाते हैं या स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि यूजुअली डेस्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑफिस वर्कर्स हैं वो टाइप करते वक्त या जो स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग या राइटिंग करते वक्त अपनी एल्बो को डेस्क के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली रखते हैं, जिसकी वजह से एल्बो के लेवल से पास होने वाली जो नर्व्स होती हैं या अल्नर नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है और उसकी कंप्रेशन से हैंड के मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है।
देन ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें अपर बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो या हैंड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो, जैसे कि हैवी टूल्स का इस्तेमाल करना, ऐसे ऑक्यूपेशंस या ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें टूल्स इस्तेमाल हो रही हो, लाइक ड्रिल मशीन्स का इस्तेमाल करना या पिज़्ज़ा कटर्स का इस्तेमाल करना, उससे भी कंप्रेशन नर्व्स की हो सकती है। फिर आ जाता है एक्सटर्नल कंप्रेशन एट एल्बो, यानी बाहर की तरफ से एल्बो पर कंप्रेशन आना। इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ क्रचेज़ को। क्रचेज़ यानी वो स्टिक्स होती है, जब हमने देखा है कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनको वॉकिंग में जो है वो आसानी हो जाए, या फिर अगर किसी के जो लोअर बॉडी मसल्स जो है वो पैरालाइज्ड हैं या वीक हैं तो उनको क्रचेज़ जो है वो दी जाती हैं। लेकिन अगर ये क्रचेज़ जो है वो प्रॉपरली नहीं पहनाई गई, स्पेशली वो जिनको हम एल्बो से सपोर्ट देते हैं, तो वो जो एल्बो से पास होने वाली नर्व्स हैं उनको कंप्रेस कर सकती है और अल्नर नर्व डिफॉर्मिटी कॉज कर सकती है। एट द लास्ट, ऐसी डेली एक्टिविटीज़ जिसमें हाई ग्रिप स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो, लाइक म्यूजिशियंस जो कि डेली गिटार प्ले करते हैं, उनकी भी रिस्ट जो है वो बेंड पोजीशन में रहती है, जिसकी वजह से अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है एंड क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी के केस में नज़र आएंगे। सबसे पहले, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही, कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी और जो फिंगर्स के इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है वहाँ पर फ्लेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से फिंगर्स बेंड हो जाती हैं। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के हाइपर एक्सटेंड होने और फिंगर्स के बेंड हो जाने की वजह से जो पेशेंट है उसकी ग्रिपिंग भी लॉस हो जाती है। वो किसी भी चीज़ को अगर होल्ड करना चाहे तो उसको टाइटली या एक प्रॉपर ग्रिप के साथ होल्ड नहीं कर पाता। इसके अलावा जो फिंगर्स की एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट होती है ये भी लॉस हो जाती है, यानी सारी फिंगर्स को आपस में सेपरेट करना और उनको दोबारा यूनाइट करना, ये वाली मूवमेंट पेशेंट से नहीं हो पाती। इसके अलावा नर्व सप्लाई के डैमेज होने की वजह से, नर्व्स के कंप्रेस होने की वजह से जो हैंड की मसल्स हैं उनकी भी वेस्टिंग हो जाएगी, लाइक इंट्रोशियस मसल्स हैं या जो हाइपोथिनार है, हाइपोथिनार प्रोमिनेंस वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि इंट्रोशिया मसल्स कौन से होते हैं। ये हैंड्स में भी मौजूद होते हैं और फुट में भी स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं जो कि हैंड एंड फुट की मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। हैंड्स के केस में ये डोर्सल साइड यानी कि बाहर वाली साइड पे भी होते हैं एंड पाल्मर साइड यानी कि जो पाम वाली जो इनर साइड होती है वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। इन केस ऑफ क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी इन मसल्स की भी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास आ जाता है हाइपोथिनार मसल्स। ये भी ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि लिटिल फिंगर की बेस पे हमें नज़र आते हैं और ये फिंगर की डिफरेंट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक फ्लेक्शन को, एबडक्शन को एंड ऑपोजिशन को। क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी के केस में हाइपोथिनार जो है इन मसल्स की भी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। देन कुछ और साइन एंड सिम्टम्स भी हैं, जैसा कि इन्वॉल्व एरिया में नमनेस फील होना। ऑब्वियसली जब नर्व कंप्रेस होगी तो जिन एरिया को वो नर्व सप्लाई प्रोवाइड करेगी वहाँ पर नमनेस फील होगी। इन केस ऑफ अल्नर नर्व, जो अल्नर नर्व का पाथवे है जो कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पर नमनेस जो है वो फील होगी, जिसमें एल्बो की जो मीडियल साइड है वहाँ से लेकर जो लास्ट 2 फिंगर्स हैं वहाँ पर पेशेंट को नमनेस फील होगी। देन नेल्स भी ब्रिटल हो सकते हैं और हैंड्स के ऊपर ट्रॉफिक अल्सर्स बन सकते हैं। ये बेसिकली नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं जो कि नर्व्स के डैमेज होने की वजह से बनते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में भी बनते हैं एंड लेप्रेसी में भी बनते हैं। अब हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइंस एंड टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी ही है। नंबर 1 इज़ फ्रॉमेंट साइन। इसमें बेसिकली हम एडक्टर पॉलिसिस मसल की पैरालिसिस को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडक्टर पॉलिसिस मसल कौन सा है। ये एडक्टर पॉलिसिस मसल है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप मसल होता है और ये मसल थंब की एडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड अल्नर नर्व इस मसल को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। फ्रॉमेंट साइन को चेक करने के लिए हम पेशेंट को एक पीस ऑफ पेपर देते हैं। इसमें बेसिकली हम पेशेंट जो है वो अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को किस तरह से यूज़ करता है ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करने के लिए, ये चेक करते हैं। इस केस में हम पेशेंट को पेपर भी दे सकते हैं या कोई बुक भी होल्ड करने के लिए दे सकते हैं। नॉर्मली जब हम पेशेंट को एक पेपर कहेंगे होल्ड करने के लिए तो वो अपने थंब की एक्सटेंशन के साथ उसको होल्ड करेगा, जैसे कि आप इमेज नंबर 1 में देख सकते हैं। बट अगर उसका जो अल्नर नर्व डैमेज होगी और एडक्टर पॉलिसिस मसल पैरालाइज्ड होगा तो इस केस में वो किसी भी पेपर के पीस को थंब की फ्लेक्शन के साथ होल्ड करेगा, जैसे कि आप इमेज नंबर 2 में देख सकते हैं। अगर पेशेंट उस पीस ऑफ पेपर को इस पोजीशन में होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव।
नंबर 2 इज़ वॉटनबर्ग साइन। इसमें जब आप पेशेंट के हैंड को देखेंगे तो जो उसकी लिटिल फिंगर होगी वो बाकी फिंगर्स से थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगी, यानी कि एबडक्टेड होगी। और जब आप पेशेंट को ये कहेंगे कि वो उसको एडक्ट करे यानी बाकी फिंगर्स के करीब लेकर आए, तो पेशेंट ऐसा नहीं कर पाएगा ड्यू टू द वीकनेस ऑफ इंट्रोशियस मसल्स। और इंट्रोशियस मसल्स कौन से मसल्स हैं, इनको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 इज़ अल्नर क्लॉ टेस्ट। सो जैसे कि हमें पता है कि अगर क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी अल्नर नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है तो लास्ट 2 फिंगर्स के इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्शन पोजीशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिंगर्स बेंड हो जाते हैं। सो इस केस में अगर आप पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड करे यानी कि स्ट्रेट करे, तो पेशेंट ऐसा नहीं कर पाता और टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। एट द लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो हम डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज भी पेशेंट को परफॉर्म करवाते हैं, हम स्प्लिंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट मेडिकेशंस भी दे सकते हैं पेन को और इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए। एंड एट द लास्ट अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो सर्जरी का ऑप्शन भी यूज़ किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग में हम 4 आर्म स्ट्रेचेज, रिस्ट एंड हैंड की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पेशेंट को बता सकते हैं, जिससे मसल की स्टिफनेस थोड़ी सी कम हो जाती है और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए हम स्प्लिंट्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली नकल बेंडर स्प्लिंट यूज़ होता है, जो कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे 90 डिग्री की फ्लेक्शन करवाता है और जिससे जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन भी करेक्ट हो जाती है। क्योंकि अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है या पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स जो है उनकी वेस्टिंग हो जाती है, सो हम हैंड की, रिस्ट की एंड 4 आर्म की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। देन मोबिलाइजेशंस। सो फर्स्टली तो हम जॉइंट की मोबिलाइजेशन परफॉर्म करवा सकते हैं वहाँ पर स्टिफनेस कम करने के लिए एंड जॉइंट की रेंज को गेन करने के लिए, लाइक मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन। देन हम सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं ताकि टाइट फेशिया को रिलीज़ कर सके या जो स्कार टिश्यू है वहाँ पर सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सके एंड फ्लेक्सिबिलिटी को गेन कर सकें। इन केस डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा सीवियर है तो सर्जरी का ऑप्शन यूज़ किया जाता है, जिसमें मल्टीपल सर्जरीज इन्वॉल्व होती है। इट डिपेंड्स कि कौन से स्ट्रक्चर्स ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, जिनमें नर्व रिपेयर सर्जरी, टेंडन रिलीज सर्जरी एंड स्किन ग्राफ्टिंग इन्वॉल्व है। एट द लास्ट अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसकी पेन को मैनेज करने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर ये डिफॉर्मिटी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, जैसे कि हमने लेप्रेसी का डिस्कस किया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं। एट द लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से इस कंडीशन को होने से बचा सकते हैं। हाउ कैन आई प्रिवेंट दिस? सो उसके लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी एल्बो के लेवल पर प्रेशर ना दें। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, जो स्टूडेंट्स या डेस्क जॉब जिनकी ज़्यादातर होती है वो अपनी एल्बो को डेस्क के ऊपर रखते हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना, ताकि क्यूबिटल टनल, जो कि एक टनल होता है एल्बो की साइड पे और यहाँ से अल्नर नर्व पास होती है, इस लेवल पर कंप्रेशन ना आए। इसके अलावा आपका स्लीपिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आपकी एल्बोज स्ट्रेट हों ताकि नर्व्स कंप्रेस ना हो। इसके अलावा रिस्ट के ओवर यूज़ से हमने बचना है। अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें रिस्ट का ओवर यूज़ है तो हमने रेस्ट के साथ उस एक्टिविटी को करना है, यानी बीच में हमने ब्रेक्स भी ऐड करने हैं ताकि रिस्ट के लेवल पे भी अल्नर नर्व की कंप्रेशन ना हो, जो कि यूजुअली ग्योन केनाल के लेवल पर होती है। सो ये भी बेसिकली एक सुपरफिशियल केनाल होता है और इसमें रिस्ट के लेवल से अल्नर नर्व जो है वो पास करती है। सो यहाँ पर भी कंप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है अगर रिस्ट को बार बार ओवर यूज़ किया जाए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपने ज़्यादा अरसे तक प्रोलॉन्ग यूज़ करना है एल्बो एंड रिस्ट का, तो एल्बो एंड रिस्ट सपोर्ट्स को जो है वो इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।